दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। हम लोगों ने बंगाल शैली एक ही वीडियो में कवर किया था। आज हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आधुनिक समकालीन और जितने भी ग्रुप हैं वो सब एक ही वीडियो में कवर हो जाए। इसलिए मेरा उद्देश्य मेन ये है कि अलग अलग जगह लास्ट टाइम पे हमको ढूंढना ना पड़े। तो ये फास्ट रिवीजन चल रहा है, तो इसमें सब एक ही जगह रहेगा और जब सुनना होगा तो स्पीड बढ़ा करके सुन लेना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक तथा समकालीन कलाकार, और साथ ही साथ जितने ग्रुप हैं वो भी, उनके कलाकार भी इसी के अंदर समाहित हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नए आए हैं वो ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले उनको सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली का मेंबर बनना है। और दूसरी चीज़, जो हमारे पुराने मेंबर हैं, पुराने हमारे क्या बोलते हैं उनको, फैमिली के मेंबर हैं, वो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग आधुनिक और समकालीन चित्रकार के अंतर्गत गगनेंद्र नाथ टैगोर को। कैपेसिटी रखिएगा, जिसको ठंडी में चाय पीना होगा चाय बना करके रखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी होगी, सब एक में ही कवर होगा, ठीक है। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर 1867 से 1938 इनका टाइम पीरियड है। गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 17 सितंबर 1867 को कोलकाता के जोरासांको में इनका जन्म हुआ था। ये इनका चित्र देख लीजिए। बालरूम डांस है जो 1516 में बना था, कागज पर स्याही जल रंग में और नगमा में संग्रहित है। फिर है रविन्द्रनाथ टैगोर के चचेरे भाई गुणेंद्र नाथ के सबसे बड़े लड़के, सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो गगनेंद्र नाथ। गगनेंद्र नाथ के पिता थे गुणेंद्र नाथ। गगनेंद्र नाथ के पिता का क्या नाम था? तो गुणेंद्र नाथ। और वर्ष 1867 में किसने जोरासांको थिएटर की स्थापना की थी? तो गुणेंद्र नाथ टैगोर ने, यानी गगनेंद्र नाथ अपनी नाथ के पिताजी ने। गगनेंद्र नाथ ने जल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश शैली के प्रख्यात रंग चित्रकार हरिनारायण बंदोपाध्याय से। गगनेंद्र नाथ ने जल रंग की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो ब्रिटिश शैली के प्रख्यात रंग चित्रकार हरिनारायण बंदोपाध्याय से। वैसे कहा जाता है कि ये स्वतः शिक्षित कलाकार थे, ये स्वतः शिक्षित कलाकार थे। लेकिन स्वतः शिक्षित होने खातिर भी हमको पेन पकड़ना कोई सिखाता है, मात्राएं सिखाता है, फिर आगे हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और ज़्यादा सीख लेते हैं, है ना। तो फिर इसी में देखेंगे आगे। गगनेंद्र नाथ ने 1902 में चित्रकला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो याकोहामा ताइकान और हिसिदा से, जो कि इनके घर आए थे, 2 वर्ष तक थे। किस जापानी कलाकार ने गगनेंद्र नाथ को चित्रकर्म हेतु प्रेरित किया था? तो प्रेरित करने का काम किसने किया था? कोकुजो ओकाकुरा ने। फिर है 1897 ईस्वी में निप्पो विजिनतुई नामक संगठन के अंतर्गत जापान के कला के पुनरुत्थान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने किया था? तो कोकुजो ओकाकुरा ने। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। निम्न में से उस चित्रकार की पहचान कीजिए जिसने बंगाल शैली से भिन्न शैली में काम किया। तो कौन थे? गगनेंद्र नाथ टैगोर। गगनेंद्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस शैली का प्रभाव हम देख सकते हैं? तो घनवाद का। भारत के पहले घनवादी चित्रकार भी यही थे। गगनेंद्र नाथ टैगोर के घनवादी चित्र किस तकनीक से बने हैं? तो स्याही रेखा चित्र से। किससे? स्याही रेखा चित्र से। और 27 अप्रैल 1907 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक कला की संस्था की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी थी? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नाम क्या है? जीवन स्मृति। जीवन स्मृति का स्याही माध्यम से चित्रण किसने किया था? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर। और भारत के प्रथम कार्टूनिस्ट चित्रकार किसको कहा जाता है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर को ही कहा जाता है। आधुनिक व्यंग चित्रकारों का जनक गगनेंद्र नाथ टैगोर को। हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण करता गगनेंद्र नाथ टैगोर को। घनवाद से प्रेरित कुछ अन्य चित्रकारों के भी नाम है जॉर्ज कीट, बेंद्रे, जहांगीर साबावाला, राम कुमार तथा हुसैन। इनके अतिरिक्त और लोग भी हैं। नेक्स्ट है
किस समीक्षक ने गगनेन्द्र नाथ टैगोर को सर्वप्रथम घनवादी कहा था? तो स्टेला कैम्ब्रिज ने। कब कहा था? 1922 में। 1922 में कहा था और 1921 में इनके चित्रों में घनवादी प्रभाव दिखाई देने लगा था। स्टेला कैम्ब्रिज ने किस चित्रकार को भारतीय घनवादी चित्रकार कहा? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर को। क्वेश्चन चाहे ऐसे घुमा के पूछिए चाहे वैसे घुमा के पूछिए। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने कौन सी संस्था खोली थी? तो बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। किन पाश्चात्य कलाकारों से, एक क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए, तुरंत दिमाग में आ गया मेरे। नंदलाल बोस ने कौन सी संस्था खोली थी? नंदलाल बोस ने अपने चित्रकारों के लिए, ठीक है। किन पाश्चात्य कलाकारों से गगनेन्द्र नाथ टैगोर की समानता की जाती? तो किससे समानता की जाती है? पिकासो, ब्राक, पाल क्ली से, है ना। नेक्स्ट है, गगनेन्द्र नाथ टैगोर के किसी व्यंग चित्र का नाम बताइए। तो कानून की शक्ति, ये इनका व्यंग चित्र है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा सिल्क पर जल रंग से बनाए गए चित्र का नाम बताइए। तो विलियम रोथेस्टीन का व्यक्ति चित्र बनाया था। किसने? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने विलियम रोथेस्टीन का व्यक्ति चित्र बनाया था। माध्यम क्या था? तो सिल्क पर जल रंग। नेक्स्ट है, गोल्ड तथा इंडियन इंक से बने गगनेन्द्र नाथ के चित्र का नाम बताइए। तो फेरी लैंड। क्या है? फेरी लैंड, परी लोग। रंग और काली स्याही से घनवादी प्रयोग किए। किसने? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। किससे घनवादी प्रयोग किए थे? रंग और काली स्याही से। परी के भूदृश्य, वही फेरीलैंड जब ऊपर हुआ। परी के भूदृश्य किसने बनाए? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। आजकल चलन चला हुआ है, जो चित्र जिसका हिंदी में नाम रहता है तो उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है और जो इंग्लिश में रहता है उसका हिंदी अनुवाद कर दिया जाता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गगनेन्द्र नाथ टैगोर द्वारा क्यूबिस्ट सिटी किस माध्यम में चित्रित है? तो जल रंग में। किस माध्यम में? जल रंग में। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का प्रसिद्ध चित्र बाल रूम डांस किस पर बना है? कागज पर जल रंग और स्याही से। सुरक्षित कहाँ है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में। 1915 में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है? 1915 में चित्रित प्रतिमा विसर्जन किसका चित्र है? तो ये गगनेन्द्र नाथ टैगोर का। आज शाम को 7 बजे वन लाइनर नहीं आएगा, क्योंकि दोपहर वाली 3 बजे में जो 125 क्वेश्चन का महा मैराथन होता है तो उसकी जगह ये हम करा दे रहे हैं। 1 घंटा इधर 1 घंटा उधर, दोनों मिला के एक ही समय में हो जाएगा। भले ही ये 2 घंटा 3 घंटा जितना भी लंबा होगा ये आज होगा, तो शाम वाली क्लास नहीं आएगी आज। कलकत्ता कांग्रेस में रवीन्द्रनाथ 1917 ईस्वी संग्रह RBV चित्र के चित्रकार है। तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर। कलकत्ता कांग्रेस में रवीन्द्रनाथ, ये चित्र का नाम है, इसके चित्रकार कौन है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर। RBVB का पूरा नाम क्या? देखिए मैंने लिख रखा है, रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, ठीक है। वर्ष 1925 ईस्वी की प्रसिद्ध पेंटिंग जादूगर के पेंटर कौन है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर। मेघदूत कैनवास पर तैल रंग में बना है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इसके चित्रकार कौन है? तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। सीढ़ियों पर भेंट और सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा, ये किसका है बताइएगा। और सीढ़ियों पर भेंट, ये कागज पर जल रंग में बना है। मंदिर का द्वार कागज पर वॉश और टेम्परा। ईसा गिरजाघर में कागज पर जल रंग और टेम्परा। कृतियों के रचनाकार कौन है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। और सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्रा, ये आप लोगों को बताना है। गगनेन्द्र नाथ टैगोर का चित्र जोरासांको भवन में कलाकार का स्टूडियो, क्या नाम है चित्र का? जोरासांको भवन में कलाकार का स्टूडियो। ये गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। बना कैसे है? तो कागज पर वाश और स्याही से बना। सुरक्षित करने की बात पूछेगा तो नगमा यानी कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1954 में हुई थी जयपुर हाउस के अंदर।
टच नहीं हो रहा है। सात भाई चंपा, ये कहाँ संग्रहित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता। सात भाई चंपा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में ये संग्रहित है। इसके चित्रकार का नाम क्या है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। प्रणय दूत, कैनवास पर तैल रंग, ये भी नगमा में संग्रहित है। इसके चित्रकार का नाम क्या है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। कलकत्ता कांग्रेस में रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रकार कौन है? पीछे ही पढ़ा जा चुका है, तो गगनेंद्र नाथ टैगोर। GN टैगोर यानी गगनेंद्र नाथ टैगोर। जल रंग चित्र, मीटिंग इन द स्टेयरकेस, वही सीढ़ियों पर मुलाकात, सीढ़ियों पर भेंट, कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित GN टैगोर का चित्र टेम्पल क्यूबिस्ट किस माध्यम में है? तो वॉश एंड टेम्परा। टेम्पल क्यूबिस्ट, वॉश एंड टेम्परा। पंजाब में शांति घोषित, पंजाब में शांति घोषित। व जालियांवाला बाग नरसंहार, ये व्यंग्य चित्र है, ठीक है। किसने बनाया है? तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने, GNT। गगनेंद्र नाथ टैगोर ने कुल कितने चित्रों की रचना की? तो लगभग 1000। इसमें स्केच, ड्राइंग, स्याही और जल रंग निर्मित है। किस बीमारी से गगनेंद्र नाथ टैगोर का 14 फरवरी 1938 को देहांत हो गया? तो पक्षाघात से। गगनेंद्र नाथ टैगोर के चित्रों के नाम है कुछ, जैसे फेरी प्रिंसेस, पासिंग ऑफ द आर्टिस्ट, द अदर वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी मशीन, वाटरफॉल इन द हिमालयाज। वाटरफॉल इन द हिमालयाज, थोड़ा थोड़ा कट गया ना, समझ में नहीं आ रहा। वाटरफॉल इन द हिमालयाज। फिर देखेंगे नेक्स्ट में हम लोग यामिनी रंजन राय। कौन है? यामिनी रंजन राय। 1887 से 1972 इनका टाइम पीरियड है। यामिनी रंजन राय का 1887 से 1972 टाइम पीरियड है। इनका जन्म हुआ था 11 अप्रैल, 11 के साथ साथ 10 अप्रैल भी रखिएगा, ठीक है, दोनों डेट एक साथ याद करके चलिएगा। 1887 ईस्वी को बेलियातोड़, बांकुरा जिला, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये चित्र है इनका, माँ और शिशु, कैनवास पर तैल रंग, नगमा में। कौन सा चित्रकार लोक कला से प्रभावित था? तो लोक कला से प्रभावित कलाकार का नाम क्या है? यामिनी राय। कलकत्ता के कालीघाट के पट्ट चित्रों से प्रेरणा लेने वाले चित्रकार कौन थे? तो यामिनी राय, पुरुष चित्रकार हैं ये। आधुनिक चित्रकार यामिनी राय की चित्रकला कौन सी चित्र विधि से प्रेरित थी? तो कालीघाट के पट्टचित्र से। पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित थे? तो कालीघाट से। यामिनी राय की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? तो टेम्परा में ज़्यादातर। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग कौन करता था? तो यामिनी रंजन राय, क्योंकि लोक कला से प्रेरित थे ये। ईसा के जीवन पर आधारित चित्र किस कलाकार ने बनाया? तो यामिनी रंजन राय ने। लोक कला परंपरा के चित्रकार हैं कौन? तो सुनैनी देवी, यामिनी राय, बी प्रभा और KS कुलकर्णी। यामिनी राय ने माँ और शिशु संस्करण के कई चित्र किस माध्यम में बनाए हैं? तो टेम्परा माध्यम में। यामिनी राय का त्रिभंग मुद्रा में माँ और शिशु की मुद्रा क्या है? त्रिभंग मुद्रा। 1932 में कैनवास पर टेम्परा भी बना है। कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये सुरक्षित है। 1920 के मध्य कैनवास में तैल माध्यम में अंकित यामिनी राय का माँ और शिशु कहाँ सुरक्षित है? तो ये भी वहीं सुरक्षित है। 1936 तक ये लाहौर स्कूल में यामिनी राय सहायक निर्देशक के पद पर कार्यरत थे। कहाँ? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की बात हो रही है। 1929 से 36 तक ये सहायक निर्देशक के पद पर कार्यरत थे। 1955 में भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्म भूषण दिया गया? तो यामिनी राय को दिया गया। और 1954 में सर्वप्रथम पद्म विभूषण किसको मिला था? तो नंदलाल बोस को। नंदलाल बोस को। 1957 में सर्वप्रथम पद्मश्री किसको मिला था? तो खास्तगीर को, सुधीर रंजन खास्तगीर को, ठीक है। महात्मा गांधी ने यामिनी राय को किस नाम से संबोधित किया था? तो राष्ट्रवादी कलाकार कहा था। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने यामिनी राय को क्या कहा था? तो इन्होंने भारतीय कला का पैगंबर कहा था। किसको? यामिनी रंजन राय को। किसने? पाश्चात्य कला समीक्षकों ने। यामिनी राय का चित्र रथ पर राजा रानी किस माध्यम में बना है? तो ये टेम्परा में।
और थ्री पुजारिन्स ये नगमा में संग्रहित है और किस माध्यम में है, तो कागज पर बोर्ड और टेम्परा किसने बनाया है, यामिनी रंजन राय ने। यामिनी राय के रेखांकन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो सरल, गत्यात्मक और वर्तुलाकार। ठीक है। नेक्स्ट है, यामिनी राय पश्चिमी कलाकार वान गो व माने से प्रभावित थे, ने अपना जीवन किस रूप में प्रारंभ किया, तो फैशनेबल कलाकार के रूप में। एम.एफ. हुसैन के पहले किस भारतीय कलाकार को भारत का पिकासो कहा गया, तो यामिनी रंजन राय को। नेक्स्ट है, यामिनी राय का चित्र राधा टेम्परा में है, हॉर्स ये भी टेम्परा में, टू ब्लैक कैट्स टेम्परा में, म्यूजिशियन टेम्परा में इत्यादि कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। कौन कौन से संग्रहित है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, तो राधा, हॉर्स, टू ब्लैक कैट्स और म्यूजिशियन। ठीक है। नेक्स्ट है, संथाल महिला किसका चित्र है, तो संथाल महिला यामिनी राय का चित्र है। और यामिनी राय के प्रसिद्ध चित्र का क्या नाम है, ड्रम, ये क्या लिखा है, सीता, रावण एंड जटायु, जीसस और गोपनी। क्या नाम है, ड्रमर, सीता, रावण एंड जटायु, जीसस और गोपनी। ये किसका चित्र है, यामिनी रंजन राय का। अब देखेंगे अमृता शेरगिल। अब क्या देखेंगे, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 30 जनवरी 1913 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। ठीक, ये देखिए इनका चित्र है, वधू का श्रृंगार नगमा में है, 1937 से बना है। अमृता शेरगिल ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, तो पेरिस से। पेरिस में किसके निर्देशन में और किस संस्थान से, तो लूसिया साइमोन के निर्देशन में इकोल द बुओज आर्ट संस्थान से शिक्षा प्राप्त की थी। किसने, अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल पहली बार भारत कब आई थी, तो 1921 में जनवरी में, दूसरी बार जून 1924 में, तीसरी बार 1934 में। भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली, तो अजंता एलोरा की गुफाओं से। अजंता भित्ति चित्रों से के अलावा कौन सी ऐसी पारंपरिक भारतीय चित्रकला शैली थी जिसका प्रभाव अमृता शेरगिल पर दिखाई देता है, तो कांगड़ा लघु चित्र शैली। अजंता एलोरा के अतिरिक्त कांगड़ा लघु चित्र शैली का प्रभाव दिखाई देता है। हाँ, लगता है पीडीएफ को ज़्यादा ठंडी लग गई, बार बार सिकुड़ जा रहा है। अमृता शेरगिल की माँ थी हंगेरियन। अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भाव की झलक दिखाई देती है, तो विषाद की। अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया, तो यामिनी राय ने। वह आधुनिक चितेरी जिनके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव है, तो अमृता शेरगिल। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया, तो अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल भारत कब आई, अंतिम रूप से लौटी थी, भारत कब अंतिम रूप से लौटी थी, तो वर्ष 1939 में, अप्रैल में। इनके पिता का क्या नाम था, तो उमराव सिंह शेरगिल। मृत्यु इनकी 28 वर्ष की आयु में हुई थी, 5 दिसंबर 1941 को। अमृता द्वारा भारत में बनाई गई प्रथम पेंटिंग का प्रदर्शन कब और कहाँ हुआ था, तो 1935 में शिमला के फाइन आर्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में। और वर्ष 1936 के नवंबर माह में अमृता ने अपने चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी भारत में कहाँ लगाई थी, तो मुंबई के प्रसिद्ध ताज होटल के मोरिस रूम में। अमृता शेरगिल के चित्रों की प्रदर्शनी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में कब हुई थी, तो 2 फरवरी 1937 में। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध कृति यंग गर्ल 1932 में ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, 133 × 164 सेंटीमीटर इसका माप है। और वर्तमान में ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्रसिद्ध तैलचित्र 3 वोमेन 1934 में बना है, किसने निर्मित किया, तो अमृता शेरगिल ने निर्मित किया। अमृता शेरगिल की प्रसिद्ध तैल पेंटिंग 3 वोमेन कहाँ सुरक्षित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। इरविन बक्टे ये भारतीय संस्कृति के लेखक थे, इनसे अमृता शेरगिल का क्या रिश्ता था, तो ये रिश्ते में अमृता शेरगिल के मामा थे। रिश्ते में क्या, सगे मामा थे, पर मामा थे जिनके हम मामा हैं। अंग्रेजी कवि बायरन का भारतीय संस्करण किसको कहते हैं, तो अमृता शेरगिल को कहते हैं।
अमृता शेरगिल का विवाह किससे हुआ था? तो डॉक्टर विक्टर एगन से हुआ था। ये इनके मौसेरे भाई थे। काफ़ी विरोध हुआ था इनके विवाह में। अमृता शेरगिल की बहन का क्या नाम था? इंदिरा शेरगिल। और इनके बेटे का क्या नाम था? विवान शेरगिल। किनके? इंदिरा शेरगिल के बेटे का नाम। अमृता विवान के रिश्ते में क्या थी? तो मौसी थी। विवान सुंदरम किस लिए प्रसिद्ध है? तो प्रतिष्ठापन कलाकार के लिए। अमृता शेरगिल मुख्य रूप से किस कलाकार से प्रभावित थी? तो पॉल गॉगिन से ये प्रभावित थी। अमृता शेरगिल अमृता शेरगिल कहाँ गया? भारत ने अमृता शेरगिल के किस चित्रकृति पर डाक टिकट प्रकाशित किया था? तो हिल वोमेन पर। और सर्वाधिक 30 चित्र इसके कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। क्या हो रहा है? ये लग रहा है लंबी क्लास चलने के लिए ये भी डरा हुआ है। बाल वधू किसकी कृति है? तो बाल वधू जो है ये अमृता शेरगिल की कृति है। फिर है अमृता शेरगिल द्वारा 1940 में तैल रंग में निर्मित हल्दी ग्राइंडर्स यानी कि हल्दी पीसने वाली कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। 3 वोमेन ऑन चारपाई किससे बनाया? तैल में बना है। किसने बनाया? अमृता शेरगिल ने बनाया। और भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो अमृता शेरगिल ने चित्रित किया। अमृता शेरगिल के किस चित्र पर ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की ओर से स्वर्ण पदक मिला था? तो भारतीय लड़कियों पर। ठीक है, भारतीय लड़कियों पर। नेक्स्ट है अमृता के टोर्सो व यंग गर्ल नामक चित्रों पर कहाँ से पुरस्कार मिला था? तो ग्रांड सेलोन से। ये फ्रांस की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी है। क्या? ग्रांड सेलोन। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? तो पेरिस में इन्होंने अपना स्टूडियो बनाया था, पेरिस में। और अमृता शेरगिल बम्बई में किससे मिली थी? जब ये दक्षिण भारत की यात्रा कर रही थी तो ये जो है काल खंडाला वाला से मिली थी। किससे? काल खंडाला वाला से मिली थी। काल खंडाला वाला किस रूप में प्रसिद्ध है? तो काल खंडाला वाला कला इतिहासकार और अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध है। अमृता शेरगिल के चित्र ब्रह्मचारी 1937 ईस्वी कैनवास पर तैल कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। देखा तभी तो हम कह रहे थे। 22 नवंबर 2018 को भारत में सुथबी की पहली नीलामी में अमृता शेरगिल की कृति क्या नाम है? लिटिल गर्ल इन ब्लू किसकी है? अमृता शेरगिल की है। कुल कितने रुपए में बिकी थी सुथबी की नीलामी में? तो 18.69 करोड़ रुपए में। अमृता शेरगिल की पेंटिंग क्या नाम है? इन द लेडीज एनक्लोजर सैफरन आर्ट द्वारा 13 जुलाई 2021 को कराई गई नीलामी में कुल कितने रुपए में बिकी? तो 37.8 करोड़ में। कौन सी चित्र थी? इन द लेडीज एनक्लोजर। अमृता शेरगिल के अन्य प्रसिद्ध चित्र हैं मदर इंडिया, हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 का, दक्षिण भारतीय ग्रामीण बाजार जाते हुए 1937 का, 3 बहनें 1934, पर्वतीय महिलाएं, केले बेचने वाले, ब्रह्मचारी, बच्चों को गोद में लिए साधारण औरतें और सिख संगीतकार, वधू का श्रृंगार, कहानी कहती औरतें, ऊंट और 2 हाथी। ये सब किसके चित्र हैं? तो ये सब अमृता शेरगिल के चित्र हैं। अब हम लोग देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर। क्या? रविंद्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 इनका टाइम पीरियड है। इनका जन्म 7 मई किनका? रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरासांको के ठाकुरबाड़ी में हुआ था। ठाकुरबाड़ी जहाँ ये रहते थे तो उसी जगह को ठाकुरबाड़ी कहते हैं। बाड़ी यानी गली या मोहल्ला। नेक्स्ट है यानी ठाकुरों के घर में ठाकुरबाड़ी। रविंद्रनाथ टैगोर नृत्यरत स्त्री, ये चित्र है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है।
ये किसकी संतान थे रविन्द्रनाथ टैगोर? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के। रविन्द्रनाथ टैगोर के माता पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी। किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो विश्वविख्यात कवि थे, साहित्यकार थे और दार्शनिक थे। कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और भारतीय साहित्य के इतिहास में एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। एकमात्र कवि जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला राष्ट्रगान बनी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। इनकी कविताओं 2 देशों की राष्ट्रगान बने। एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थी, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मचर्य आश्रम नामक एक छोटा सा शिक्षण संस्थान कब आरंभ किया था? तो 1901 में। वीरभूमि जिले के बोलपुर में प्रसिद्ध शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ने 1863 में की थी। कहाँ? वीरभूमि बोलपुर में। रविन्द्रनाथ टैगोर की विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1915 जोरा सांको में। 1915 में स्थापित विचित्रा क्लब में कौन कौन सदस्य थे? अवनींद्रनाथ, गगनेंद्रनाथ, समरेंद्रनाथ। शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना कब हुई थी? तो 1919 में। शांति निकेतन कहाँ स्थित है? तो ये वीरभूमि पश्चिम बंगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर की उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में। कब? 1913 में। इनकी डेट और अमृता शेरगिल की डेट, बहुत सारी डेट आपस में मिलती हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में हुई थी। कहाँ हुई थी? पेरिस के गैलरी आर्ट पिगाल में। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चित्र बनाना आरंभ किया था तो 1928 में, जब इनकी एज 67 वर्ष थी लगभग। रविन्द्रनाथ टैगोर की कृतियों की समानता किससे की जाती है? तो अभिव्यंजनावादी कलाकार नोल्डे और पाल क्ली से। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें भारत का प्रथम आधुनिक कलाकार माना जाता है, का आत्मचित्र यूरोपीय आधुनिक कला के किस वाद से प्रभावित था? तो अति यथार्थवाद से। आधुनिक भारत के प्रथम रचनात्मक कलाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और प्रयोगात्मक कलाकार पूछेगा, प्रयोगात्मक कलाकार, प्रयोगात्मक कलाकार तो गगनेंद्रनाथ को कहते हैं। किसको कहते हैं? गगनेंद्रनाथ को। अरे ये तो इससे मैच करता हुआ था, तो हमें होमवर्क क्वेश्चन देना चाहिए था। गलती हो गई, चलो नेक्स्ट टाइम याद रहेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस शैली के हैं? तो ये आधुनिक शैली के हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? तो ये आधुनिक विमूर्त शैली के। नकाब ढके नाक और मुख, दाढ़ी सहित नारी का चेहरा और स्वप्नलोक विशेषता रविन्द्रनाथ टैगोर की है। प्रसिद्ध कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 70वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया था? तो चित्रकारी को। 1909 में गीतांजलि की पांडुलिपि में पेन और स्याही से रेखांकन किया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 1909 में गीतांजलि की पांडुलिपि में पेन और स्याही इंक से रेखांकन किया था। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और उसी को जब इरेज कर रहे थे तो अलग अलग कलाकृति इनको दिखाई दी, तब इनके दिमाग में आया कि हमको भी चित्रकार बनना चाहिए। उसी के बाद से इन्होंने चित्रकारिता स्टार्ट की थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए? तो लगभग 2500। इनके चित्रों का माध्यम स्याही, रंगीन पेंसिल, फूलों की पंखुड़ियों से प्राप्त रंग, ड्राई पॉइंट, पेस्टल, एचिंग, जल रंग, जो कुछ था सब कुछ इन्होंने प्रयोग कर डाला था। अब है 2011 में किस कलाकार की 150वीं जयंती मनाई गई? 2011 में किस कलाकार की 150वीं जन्म दिवस वही मनाई गई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की मनाई गई। और 150वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शन का आयोजन आरशू के निर्देशन में हुआ था। ठीक है, तो 2011 में 150वीं जयंती किसकी मनाई गई? रविन्द्रनाथ टैगोर की। और जयंती के अवसर पर द लास्ट हार्वेस्ट नाम से एक कला प्रदर्शनी का आयोजन किसके द्वारा हुआ? तो आर शिव कुमार के द्वारा हुआ। आर शिव कुमार कौन थे? आर शिव कौन थे? तो ये कला इतिहासकार थे।
रविन्द्रनाथ के प्रमुख चित्र क्या है? लाफिंग फेस, राजहंस, पक्षी, मशीन मैन, धागे, चिड़िया, ट्रीज, मेलहेड, मैन राइडिंग, डंकी और मुसोलिनी। ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्र थे। ठीक है, यहाँ से समकालीन और आधुनिक होता है कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक मिनट, थोड़ा सा मोटा कर दें। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप। ठीक है, तो ग्रुप के कलाकार, ग्रुप के कलाकार अब स्टार्ट होता है। तो इसी में सारे ग्रुप के कलाकार एक साथ पढ़ा रहे हैं और ग्रुप का वीडियो अलग से आएगा। ठीक है, तो चलिए, पहले कलाकार है सूजा। इनका ग्रुप पैक था। तो पहले कलाकार है सूजा, पतला कर ले भाई। FN सूजा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 अप्रैल 1924 को गोवा के सालीगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोवा के सालीगांव में। देखिए, ऐसा भूतिया चित्र इन्होंने बनाया है सूजा ने। ठीक, ये न्यूड है, इसको कपड़ा पहना दिया गया है, न्यूड है, गुआश में बना है। निर्वासनाओं के चित्रण के लिए कौन जाने जाते हैं? तो सूजा। सूजा ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से। 1952 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में किसने सक्रियता से भाग लिया? तो सूजा ने। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण सूजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से कब जुड़े? तो 1947 में। नेक्स्ट है 1947 में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी? तो सूजा ने की थी। और सूजा न्यूयॉर्क कब जाकर बस गए थे? तो 1967 में। 1950 में रजा पेरिस चले गए थे, उसी के बाद से ये टूटना स्टार्ट हो गया। तो 1950 में रजा पेरिस चले गए थे और न्यूयॉर्क चले गए थे। कौन? सूजा। सूजा का विवाह हुआ था मारिया से। इन्होंने 3 विवाह किया था। सूजा का विवाह हुआ था मारिया से। थैनाटोस को मारता हुआ इरोस। थैनाटोस को मारता हुआ इरोस 1984 पे कैनवास पर तैल रंग के चित्रकार का क्या नाम है? तो सूजा। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट 1949 के चित्रकार कौन है? तो सूजा। आटो प्रीमिंगर चित्र कैनवास पर तैल रंग में किसने बनाया? सूजा। द लास्ट सफर 1989 कैनवास पर तैल रंग किसने बनाया? सूजा। वर्ड्स एंड लाइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो FN सूजा। FN सूजा की पेंटिंग न्यूड जो कि गुआश माध्यम में कहाँ सुरक्षित है? कुमार गैलरी में। कहाँ? कुमार गैलरी में। और सूजा का देहांत कब हो गया था? तो 28 मार्च 2002 में। 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2002 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है 15 नवंबर 1919 को मुंबई के ताज होटल में सुथबी की नीलामी में बाउंडलेस इंडिया में सबसे अधिक कीमत की बिकने वाली कितने की? 8.86 करोड़ की पेंटिंग लास्ट सफर के कृतिकार कौन थे? तो सूजा। FN सूजा। पूरा नाम फ्रांसिस न्यूटन सूजा। नेक्स्ट कलाकार है पैक ग्रुप के SH रजा 1922 से 2016। रजा का जन्म 22 फरवरी 2022 को हुआ था। कब हुआ था? 22 फरवरी 2022 को। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बवरिया नामक ग्राम में। मंडला जिले के बवरिया नामक गांव में, मध्य प्रदेश में। फिर है बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो SH रजा ने बनाई। और बिंदु कब? 1981 कैनवास पर एक रैली कहाँ संग्रहित है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली में। प्रगतिवती समूह के किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है बिंदु? तो SH रजा द्वारा। रजा बिंदु को क्या मानते थे? तो ये अद्वितीय ऊर्जा का प्रतीक मानते थे बिंदु को। कौन? रजा। रजा ने वर्ष 2000 के बाद किन विषयों पर आधारित अपने चित्र बनाए? तो कुंडलिनी, नाग, महाभारत इत्यादि पर। कुंडलिनी चित्र ने किस माध्यम में कुंडलिनी चित्र रजा ने किस माध्यम में बनाया? तो कैनवास पर एक्रेलिक। कब बनाया? 2001 में। अंकुरण ये चित्र किसका है? तो SH रजा का, सैयद हैदर रजा का है अंकुरण चित्र। ये चित्र है सैरा चित्र, जल रंग सैरा चित्र। जल रंग में गुआचे निजी संग्रह में है। नेक्स्ट है रजा के कौन से चित्र भारत के विभाजन व मुंबई के दंगों में मुसलमानों के उत्पीड़न के दौरान प्रकट होने वाले उनके दुख और पीड़ा को दर्शाते हैं? तो कौन से चित्र? सिटीस्केप
तथा बारामूला इन रूइंस। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र हॉट द कैगनेस। हॉट द कैगनेस 1951 में कागज पर गुआचे किसका है? रजा का। गेस्टेशन 1989 कैनवास पर तैल रंग रजा के द्वारा बनाया गया है। रजा ने ब्लैक सन 1953 में बनाया था कागज पर गुआचे माध्यम से। और रजा का चित्र ट्री 1994 ट्री लवर विनोद बिहारी मुखर्जी। ओनली ट्री तो रजा कैसे बना है? कैनवास पर एक्रेलिक रंग से बना है। किस कलाकार ने युवाओं को कला में प्रोत्साहन देने हेतु रजा फाउंडेशन की स्थापना की थी? तो SH रजा फाउंडेशन। और रसजा कला प्रदर्शनी किसकी थी? बताइएगा। रजा का विवाह किससे हुआ था? तो जानिन मोंजिला से। किससे हुआ था? जानिन मोंजिला से। और जानिन मोंजिला कौन थी? ये एक मूर्तिकार थी और रजा की फ्रेंड थी। छात्र मित्र ठीक है, गर्लफ्रेंड। और सैयद हैदर रजा कौन थे? तो ये दृश्य चित्रकार थे। 14 जुलाई 2015 को किस भारतीय कलाकार को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम था? लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया था? तो रजा को। ये कहाँ से मिलने वाला पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है? तो फ्रांस का है। कब दिया गया था? 14 जुलाई 2015 को। रजा को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 21/7/13। तो 21 को पद्मश्री 81 को पद्मश्री, 7 को पद्म भूषण और 2013 को पद्म विभूषण। ठीक है, विभूषण दिया गया था इनको, विभूषण ये है। नेक्स्ट है सौराष्ट्र किसकी पेंटिंग है? सौराष्ट्र किसकी पेंटिंग है? तो ये रजा की पेंटिंग है। 10 जून 2002 को रजा की पेंटिंग सौराष्ट्र क्रिस्टी की नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी? तो 16.42 करोड़ रुपए में, जिसे किरण नादार ने खरीदा था, दिल्ली वाले। 2014 क्रिस्टी नीलामी में रजा की पेंटिंग ला तेरे और दूसरा क्या, चर्च एट म्यूलान, कितने रुपए में बिकी? तो ला तेरे जो है वो 18.61 करोड़ में और चर्च एट म्यूलान जो है 2.3 करोड़ रुपए में। सुदबी ने रजा की पेंटिंग तपोवन 1972 में बनी थी, कितने डॉलर में बेची थी? तो 14,7200 डॉलर में बेची थी। ये डॉलर का इसी तरह पढ़ते हैं, इकाई दहाई में नहीं पढ़ते इसको। राजस्थान 1973 कैनवास पर एक्रेलिक किसका चित्र है? रजा। कैनवास पर एक्रेलिक रंगों से संसार नामक चित्र किसने बनाया था? तो रजा ने 1974 में। वर्ष 2001 का तनाव कैनवास पर एक्रेलिक चित्र किसका है? तो रजा का। फ्रांस का प्रिक्स डे ला क्रिटिक पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कलाकार कौन था? रजा। सॉरी, नींद बहुत आ रही है। सैयद हैदर रजा, SH रजा के नाम से जिनको जानते हैं, तृष्णा किसके द्वारा नीलाम हुआ? तो क्रिस्टी की नीलामी में तृष्णा गया था। प्रकृति 2000 ईस्वी कैनवास पर एक्रेलिक किसका चित्र है? रजा का। विख्यात चित्र एम्मानेंस भारत, जो कि कैनवास पर एक्रेलिक में बना है, 160 गुणे 80 सेंटीमीटर आकार का है, किसने बनाया? रजा ने। रजा की आखिरी कृति कौन सी थी? स्वस्ति 100 गुणे 100 आकार के कैनवास पर बनी एक्रेलिक पेंटिंग। नाक बंद है। 16 जुलाई 2016 23 जुलाई 2016 हे भगवान 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की उम्र में किस महान भारतीय कलाकार का निधन हो गया था दिल्ली में? तो SH रजा का। रजा के कुछ अन्य चित्र भी देख लेंगे। संसार 1984 में, सैरीग्राफी, चौपाटी, राजस्थान चित्र श्रृंखला, आज कश्मीर की एक गली, पतझड़, झेलम, प्रकृति, ओएसिस, जल, नाद बिंदु, इनऑडिबल साउंड, ये सब किसका है? रजा का है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कृष्ण हौलाजियारा, ये भी पैक ग्रुप से हैं। कृष्ण हौलाजियारा 1914 से 1985। के चारा का जन्म 14 अप्रैल
1914 को बोलाराम सिकंदरा में हुआ। आरा का जन्म सिकंदरा में हुआ था। ये चित्र है, देख लीजिए। जीनियस। आरा की प्रथम कला प्रदर्शनी 1942 में कहाँ हुई थी? तो चेतना रेस्टोरेंट मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट है सांवली नग्न स्त्री, इसी को क्या कहेंगे? ब्लैक न्यूड। कागज पर गुआश किसने बनाया? आरा ने। इंडिपेंडेंस डे प्रोसेसन, जो कि 14 फीट लंबी पेंटिंग है, बम्बई आर्ट सोसाइटी की वार्षिक प्रदर्शनी में अस्वीकृत हो चुकी थी। इसके कलाकार कौन है? तो आरा। 1944 में आरा के उनके किस जल रंग चित्र पर गवर्नर पुरस्कार मिला था? तो मराठा बैटल। जब मराठा का बैटल हो रहा था तो आरा से काटा गया था 1944 में। नेक्स्ट है आरा पैक के किस पद पर नियुक्त थे? तो आरा जो थे वो जनसंपर्क अधिकारी थे। कृष्ण हौलाजी आरा, तो कृष्ण जी सबसे मिलते थे, तो ये जनसंपर्क अधिकारी थे। पैक का वह कलाकार जो आजीवन कुंवारा था, कौन? आरा। देखो आरा कुंवारा मिल रहा है ना, आरा कुंवारा। आरा की दत्तक पुत्री का क्या नाम था? तो रुखसाना पठान। 1963 में आरा ने मुंबई में अपने किस चित्र श्रृंखला को प्रदर्शित किया? तो ब्लैक न्यूड को। कब? 1963 में। आरा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये स्थिर चित्रण यानी स्टिल लाइफ चित्रण करते थे। उसके पश्चात ये नग्न आकृतियों न्यूड्स पेंटिंग के लिए जाने जाते थे। पहले नंबर पे स्टिल पेंटिंग के लिए। इनके कुछ चित्र हैं, मछली, हरा सेब, लाल मेज, चीनी बर्तन, उन्मुक्त घोड़ों की सरपट दौड़, मेले से वापसी तथा लकड़हारे। ये सब किसके चित्र है? तो रजा के। अब नेक्स्ट है हुसैन, ये भी पैक के ही थे। हुसैन 1915 से 2011। एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पंढरपुर नामक कस्बे में। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पंढरपुर नामक कस्बे में। कब हुआ था? 17 सितंबर 1915 को। ये चित्र देख लीजिए, घोड़े। मकबूल फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम क्या है? मकबूल फिदा हुसैन। और नीली रात किसने बनाया है? तो हुसैन ने बनाया। कब बनाया? 1959 में बनाया है। प्रसिद्ध चित्र ज़मीन, माप क्या है? 548.5 गुणे 91.5 सेंटीमीटर के चित्रकार एम.एफ. हुसैन हैं। मैसूर व बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि किसे मिली थी? तो मकबूल फिदा हुसैन को। हुसैन को उनकी किस कृति के लिए ललित कला अकादमी से पुरस्कार मिला था 1955 में? तो ज़मीन के लिए। कहाँ संग्रहित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। सेकेंड एक्ट 1958 के चित्रकार कौन है? तो एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपने घोड़ा चित्रों के लिए। इनका कथन क्या है? घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। नेक्स्ट है अश्व श्रृंखला के दो विशेष चित्र हैं, द हॉर्स दैट लुक्ड बैक, और सेकेंड है परसुइट बाय हॉर्सेस। ठीक है। किसने पेंट किया था? क्या? लैंप और मकड़ी, तो एम.एफ. हुसैन ने। बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैंप 1950 की कृति है, ये एम.एफ. हुसैन की है। 1963 में चित्रित फरी नामक पेंटिंग नियो इम्प्रेशनिज्म प्रभाव वाली थी, किसकी है? एम.एफ. हुसैन की। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 26 मार्च 1989 को सुथबी की मदद से मुंबई में जवाहर नामक जहाज पर चित्रों की नीलामी की थी। इसमें हुसैन का फ्रीडम ट्रिब्यूट टू सफदर हाशमी नाम के चित्र कितने मूल्य में बिका था? तो 10 लाख रुपए में बिका था। 10 लाख रुपए में। एम.एफ. हुसैन की कृति लैंप और मकड़ी के बेच की तुलना पिकासो की किस पेंटिंग से की जाती है? तो अविन्यो की स्त्रियों से की जाती है। किस चित्र की? लैंप और मकड़ी की बात हो रही है। एम.एफ. हुसैन द्वारा पोर्ट्रेट ऑफ जाकिर हुसैन
1966 पे कैनवास पे तैल रंग कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रपति भवन संग्रहालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन के साथ संयुक्त रूप से बनाई पेंटिंग अनारकली जून 2007 में लंदन के नीलामी घर में बेहोश में 160,000 पाउंड में नीलाम की गई थी। किसके साथ? शाहरुख खान के साथ। मदर टेरेसा सीरीज किसकी है? तो एम.एफ. हुसैन की। मदर टेरेसा सीरीज किसकी है? तो एम.एफ. हुसैन की। फिर देखेंगे मदर टेरेसा कैनवास पर तैल माध्यम से निर्मित चित्र की एक श्रृंखला है जो 1979 में मकबूल फिदा हुसैन ने चित्रित किया था। यह चित्र वर्तमान में कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। हुसैन ने मदर टेरेसा नामक चित्र में संपूर्ण चित्र संयोजन को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। सेकेंड एक्ट और ब्लू नाइट किसके चित्र हैं? तो एम.एफ. हुसैन के सेकेंड एक्ट कब बना था? 1958 में। और ब्लू नाइट कब बनाई थी? 1959 में। एम.एफ. हुसैन को किस कलाधारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो समकालीन कलाधारा के लिए। चूंकि इनकी मृत्यु हो गई इसलिए अब ये आधुनिक कहलाएंगे। नेक्स्ट है डी.डी. देवलालीकर को हुसैन ने कहाँ पेंटिंग सिखाई थी? तो इंदौर में। हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा डी.डी. देवलालीकर से ली थी? तो इंदौर में। ठीक है। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पेंटर के रूप में प्रारंभ किया था? तो एम.एफ. हुसैन ने। किस कलाकार ने फैंटेसी नाम की एक बच्चों की खिलौने बनाने वाली फर्म में नौकरी की थी? तो एम.एफ. हुसैन ने। और इन्होंने नूतन और तनुजा ये अभिनेत्रियां थीं। नूतन और तनुजा ये काजोल की मम्मी हैं और नूतन जो है काजोल की मौसी हैं। जैसे नामचीन अभिनेत्रियों के लिए फर्नीचर बनाने का भी काम किया था। बताओ भारत में एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे तो वो कौन थे? मकबूल फिदा हुसैन। और भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर कहा जाता है? तो हुसैन को कहा जाता है। हुसैन की बनाई वह पेंटिंग जो 17 सितंबर 1982 को भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था, नाम क्या था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट है 1955 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन था? तो एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण कब मिला था? तो 66, 73, 91 में। 66 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण। भारत माता चित्र किसने चित्रित किया था? एम.एफ. हुसैन ने। और कौन सी इनकी पेंटिंग विवादित थी? तो एम.एफ. हुसैन की भारत माता विवादित थी। इन्होंने नग्न स्त्री को भारत माता का रूप दिया था ऑरेंज कलर में। हुसैन की पेंटिंग भारत माता का माध्यम क्या था? तो एक्रिलिक और कैनवास। हुसैन की सर्व विवादित पेंटिंग नग्न भारत माता किस रंग में है? तो गुलाबी रंग में है। 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? तो एम.एफ. हुसैन। मोहनदास करमचंद गांधी, मदर टेरेसा, रामायण, महाभारत, ब्रिटिश राज किसने बनाया था? एम.एफ. हुसैन ने। 1950 में हुसैन के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई थी? जहांगीर कला दीर्घा में। नग्न भारत माता का मैंने कलर कुछ और बता दिया क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है। अपने रामायण और महाभारत पर आधारित चित्रों की श्रृंखला के लिए विश्वविख्यात कलाकार कौन है? तो एम.एफ. हुसैन। विदेश में एम.एफ. हुसैन के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी 1952 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुई थी। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हुई थी। ठीक है। सन 1971 में किस भारतीय चित्रकार ने महाभारत पे आधारित कितने चित्र? 30 चित्र साओ पाउलो ब्राजील में पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए। तो एम.एफ. हुसैन के 30 चित्र जो कि महाभारत पे आधारित थे ये साओ पाउलो ब्राजील में 1971 में प्रदर्शित हुए थे।
M.F. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला की चित्र का सतह क्या है? तो हस्त निर्मित कागज। किस कलाकार को मनमौजी कहा जाता है? तो M.F. हुसैन को। अब आता है नंबर क्वेश्चन का, मनः स्थिति का कलाकार किसे कहा जाता है? मूडी कलाकार किसे कहा जाता है? ठीक है, ये बताइएगा। नेक्स्ट है, किस कलाकार के कृतियों को प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक स्वर्गीय होमी जहांगीर भाभा ने खरीदा था? तो M.F. हुसैन की कृतियों को। और किस प्रसिद्ध कलाकार ने अपनी एक अमूल्य कृति नाट्यकर्मी सफदर हाशमी की यादगार में हाशमी ट्रस्ट को भेंट की थी? तो M.F. हुसैन। सफदर हाशमी कौन थे? तो ये प्रख्यात नाट्यकर्मी थे। हुसैन शैली की विशेषता क्या? मोटी रेखाओं से घिरी आकृतियां। और हुसैन पर किस कलावाद का प्रभाव है? तो घनवाद का। हुसैन के चित्रों में पिकासो, ग्रास व ग्लेयर जैसे यूरोपीय चित्रकारों का प्रभाव था। इसके अलावा और किस शैली का प्रभाव था? तो बसोली। ठीक है। 1967 में M.F. हुसैन की निर्मित पहली फिल्म थ्रू द आइज ऑफ पेंटर यानी चित्रकार की दृष्टि से 1999 में बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा पुरस्कार मिला था? तो गोल्डन बियर यानी कि स्वर्ण भालू पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। हुसैन ने 2000 में गजगामनी नामक फिल्म किसके ऊपर बनाई थी? तो अपनी प्यारी सी माधुरी दीक्षित के ऊपर। हुसैन की फिल्म गजगामनी किन किन कलाकारों द्वारा अभिनय किया गया? इसमें माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और नसरुद्दीन शाह। इसमें एक स्त्री और एक हाथी, सुंदर सी हाथी का कहानी है। नेक्स्ट है, फिल्म मोहब्बत के एक दृश्य में किसे फिल्माया गया है? तो M.F. हुसैन को पेंटिंग करते हुए मैदान में इनको दिखाया गया था ना। 2004 में हुसैन ने अपने कलाकार पुत्र ओवैस हुसैन के साथ कौन सी फिल्म बनाई थी? तो मीनाक्षी अ टेल ऑफ थ्री सिटीज। इसमें किसने अभिनय किया था? तो तब्बू ने किया था। और लास्ट सफर चित्र किसने चित्रित किया था? हुसैन ने। ढोलकिया ये भी हुसैन का ही है। भारत में अब तक के सबसे विवादित पेंटिंग कौन है? अब तक के, इसके पहले तो राजा रवि वर्मा थे, अब तक के हुसैन। और महिला कलाकार में कौन विवादित पेंटिंग है बताइएगा। ठीक है। हुसैन ने कतर की नागरिकता कब ग्रहण की थी? तो 2010 में। 2010 में हुसैन को 500 सबसे अधिक प्रभावशाली मुसलमानों में एक माना था। तो जॉर्डन रॉयल इस्लामिक स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेंटर ने। 9 जून 2011 को 95 वर्ष की आयु में M.F. हुसैन की मृत्यु लंदन के ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल में हो गई थी और दफनाया गया था इनको ब्रुकवुड कब्रिस्तान लंदन में। एक यही ऐसे व्यक्ति है जिनके कब्र तक की भी बात की जाती है। उस चित्रकार का नाम बताइए जिसका निधन दुबई, इसको काट दीजिए, लंदन में हो गया था। ठीक है। तो M.F. हुसैन का 10 जून 2019 को M.F. हुसैन की कौन सी पेंटिंग ब्रिटेन के सोथबी नीलामी घर में 5300 क्या है, बड़ा अजीब टाइप से इसको पढ़ना पड़ता है, $553,146 में बिकी थी? तो मराठी वोमेन 1950 में, बहुत लंबा भी है उस तरह से, $553,146 में। 15 नवंबर, इकाई दहाई में पढ़ना हो तो चल जाए, ये वो वाला है। 12 नवंबर 2019 को मुंबई के ताजमहल होटल में सुदबी की नीलामी में M.F. हुसैन की पेंटिंग ब्लू बॉय ऑन टॉप, क्या हो रहा है, ब्लू बॉय ऑन टॉप 1959 में कैनवास पे बना। कितने बिकी? 87.8 लाख रुपए में। हुसैन के कितने बेटे थे? तो 3 बेटे थे, शमशाद हुसैन, ओवैस हुसैन और शब्बीर हुसैन, जिसमें से एक बेटे की छत से गिर के इनकी मृत्यु हो गई थी जिनका नाम था शब्बीर। और M.F. हुसैन का प्रसिद्ध चित्र क्या है? रामायण, महाभारत,
मदर टेरेसा, इमेज ऑफ ब्रिटिश राज, करबला, अ टाइगर कॉट इन बैम्बू, ट्रिप्टिच, लॉस्ट सफ़र या लास्ट सफ़र, हनुमान, द ग्रामरियन, वर्टिकल फ्लाइट ऑफ अ बैटल। ये सब चित्र किसके हैं? ये सब चित्र हुसैन के हैं। अब हम देखेंगे राम किंकर बैज। क्या देखेंगे? राम किंकर बैज। इनका जन्म 1906, मृत्यु 1980। प्रसिद्ध मूर्तिकार देखिए रिलेट करते हैं। 1906 को राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। 1980 में विनोद बिहारी मुखर्जी की भी मृत्यु हुई थी। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैज का जन्म 20 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा शहर के जुग्गीपाड़ा नामक गांव में हुआ था। बहुत गंदा एरिया है जुग्गीपाड़ा। नेक्स्ट है राम किंकर बैज ने कला की शिक्षा किससे व किस कला संस्थान से प्राप्त की थी? तो नंदलाल बोस से, शांति निकेतन से प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट है राम किंकर बैज किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते थे। और राम किंकर बैज प्रसिद्ध भारतीय क्या थे? मूर्तिकार थे, प्राध्यापक थे और चित्रकार थे। किस आधुनिक भारतीय मूर्ति कला का जनक कहते? किसे आधुनिक भारतीय कला का जन्मदाता जनक कहते हैं? तो राम किंकर बैज को। राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं? तो ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राम किंकर बैज ने अपनी मूर्तियों को किस माध्यम बनाया था? तो बालू, सीमेंट, कंक्रीट और मिट्टी माध्यम में। नेक्स्ट है मूर्तिकार राम किंकर बैज के जीवन पर आधारित एक फिल्म राम किंकर बैज शीर्षक से 1975 में किसने बनाया था? तो ऋत्विक घटक ने। और राम किंकर के मूर्ति शिल्प पे किस कलावाद का प्रभाव है? तो अभिव्यंजनावाद का। राम किंकर बैज के व्यक्तित्व और कृतियों पर एक उपन्यास देखी नहीं फिरे यानी मुड़कर नहीं देखना किसने लिखा था? तो समरेश बसु ने। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। वर्ष 1940 में राम किंकर की पहली अमूर्त मूर्ति लैंप स्टैंड देखिए 1940 दिया है। इसके साथ साथ 1938 भी याद रखिएगा। ठीक है, 1938 भी याद रखिएगा, 37-38। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित सुप्रसिद्ध कागज पर टेम्परा फैमिन यानी अकाल किसने चित्रित किया था? तो राम किंकर बैज ने। होम वर्ड बाउंड राम किंकर बैज का है, जल रंग माध्यम में। 1938 में राम किंकर बैज द्वारा संथाल परिवार वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये कला भवन शांति निकेतन के परिसर में सुरक्षित है। फिर है राम किंकर बैज द्वारा 427 कितना 427 सेंटीमीटर ऊंची प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार किस माध्यम में? तो ये सीमेंट और कंक्रीट के माध्यम में। नेक्स्ट है राम किंकर बैज ने सर्वप्रथम संथाल फैमिली को किस में बनाया था? तो मृणमयी यानी कि मिट्टी में। पहला वाला जो है मिट्टी में बनाया था, फिर उसके बाद इन्होंने सीमेंट एंड कंक्रीट में बनाया था। नेक्स्ट है राम किंकर बैज द्वारा निर्मित संथाल परिवार की मूर्ति में निम्नलिखित में से किस जानवर को दिखाया गया है? तो कुत्ता को दिखाया गया है। और राम किंकर बैज द्वारा निर्मित यक्ष यक्षिणी जो 24 फीट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर की है। दो मूर्तियां वर्तमान में कहाँ स्थापित है? तो एक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली के मुख्य द्वार पे स्थापित है। राम किंकर बैज ने यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किस माध्यम बनाया? तो कृषि के माध्यम में से समृद्ध है। अच्छा नहीं, राम किंकर बैज ने यक्ष यक्षिणी मूर्ति के माध्यम से क्या दर्शाया है? तो कृषि के माध्यम से समृद्धि को दर्शाया है। ओके। शांति निकेतन के कला भवन परिसर में स्थापित हार्वेस्टर 1943 की है। कांस्य मूर्ति के रचयिता कौन है? तो राम किंकर बैज। दिल्ली की चित्र प्रदर्शनी में राम किंकर बैज के किस चित्र ने उन्हें स्वर्ण पदक दिलाया? तो सीता एक्साइल, सीता वनवास। मिल पहुंचने की पुकार 1959 किसकी है? राम किंकर बैज की। मिल पहुंचने की पुकार। इसी के साथ एक क्वेश्चन, कॉल ऑफ यूनिटी यानी कि एकता की पुकार, और दूसरा है कॉल ऑफ हिमालय यानी हिमालय की पुकार। कॉल ऑफ हिमालय, ठीक है, हिमालय, ये किसकी है? दोनों बताइएगा। ठीक है।
राम किंकर के जीवन पर आधारित पुस्तक राम किंकर एंड हिज वर्क के लेखक कौन है? तो के.जी. सुब्रमण्यम। ए रामचंद्रन द्वारा रचित पुस्तक द मैन एंड द आर्टिस्ट किसके जीवन पर आधारित है? राम किंकर बैच के। राम किंकर बैच की प्रसिद्ध चित्र है थ्रेसिंग 1957 और कटाई 1948। नेक्स्ट है प्रदोष दास गुप्ता। आज हमारे यहाँ अभी तक धूप नहीं निकली है, दोपहर होने को आ गई, धूप अभी तक नहीं निकली और कोहरा उसी तरह छाया हुआ है। प्रदोष दास गुप्ता 1912 से 1951 1912 से 1991 प्रदोष दास गुप्ता का टाइम पीरियड है। ठीक है, क्या है? प्रख्यात मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1912 में ढाका, वर्तमान में ये बांग्लादेश की राजधानी है, यहाँ हुआ था। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता ने मूर्ति कला की शिक्षा कहाँ से ली थी? तो आरंभ में इन्होंने हिरण्यमय राय चौधरी से, जो कि लखनऊ में कार्यरत थे, और उसके पश्चात देवी प्रसाद राय चौधरी से ली, जो कि चेन्नई में कार्यरत थे। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल स्कूल की रूढ़िबद्ध परंपरा के विरुद्ध किसने 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना की थी? तो अपने प्रदोष दास गुप्ता ने। प्रदोष दास गुप्ता की प्रतिमा सीटेड वुमेन मेटल कास्ट में है, कहाँ संग्रहित है? गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट यहीं से देखेंगे। प्रदोष दास गुप्ता का विख्यात मूर्ति शिल्प दास्ता में यानी कि इन बॉन्डेज 1943 कांस्य में 63 गुणे 103 गुणे 64 सेंटीमीटर कहाँ सुरक्षित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। और 1957 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के क्यूरेटर कौन नियुक्त हुए थे? तो प्रदोष दास गुप्ता। कब? 1957 में। कहाँ के क्यूरेटर नियुक्त हुए थे प्रदोष दास गुप्ता? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। प्रदोष दास गुप्ता की मूर्ति श्रृंगार, मेकअप, टॉयलेट कहाँ किसके माध्यम में है? तो सीमेंट माध्यम में है। नेक्स्ट है प्रदोष दास गुप्ता ने अपने शिल्पों को अधिकांशतः किस माध्यम में बनाया? तो इन्होंने कांसा, प्रस्तर और टेराकोटा माध्यम में बनाया है। फिर हम देखेंगे कि इनके कुछ प्रमुख शिल्प हैं, कौन कौन से हैं? तो माय इंस्पिरेशन या फिर मेरी प्रेरणा। कौन है आप सबकी प्रेरणा? बताइएगा। 1948 में कांस्य संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। माँ की गोद में सीमेंट से बनाया है। जय हिंद 1948 में कांस्य में कलाकार के निजी संग्रह में है। कंडोलेंस 1950 में मद्रास स्टेट म्यूजियम में सन बाथिंग के कांस्य में है। और एक ब्राइड, ये भी किसका है? प्रदोष दास गुप्ता का। नेक्स्ट कौन है? गोपाल घोष। गोपाल घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1913 में कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। ये इनका चित्र है। भारतीय मछुआरा 1978, कागज पर जल रंग, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। इस चित्र को हम बहुत खास समझते हैं। इसमें तो सही से पीडीएफ में नहीं आया, लेकिन मेरी 8th की बुक में ये चित्र, कला की बुक में ये चित्र था। ये झोपड़ी लाल रंग में बनी हुई है, बहुत खूबसूरत। इसको मैंने भी बनाया था, इसको फ्रेम करके लगाया भी था। तो इसलिए ये तब हमको नहीं पता था कि इन सबको आगे चल के पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए ये वाला चित्र मेरे लिए बहुत खास हो जाता है। नेक्स्ट है गोपाल घोष ने 1935 में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जयपुर से पेंटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई में किसके निर्देशन में लिया था? तो देवी प्रसाद राय चौधरी के निर्देशन में चेन्नई में शिक्षा ली थी। किसने? गोपाल घोष की बात हो रही है। और गोपाल घोष जो है वो भारतीय आधुनिक दृश्य चित्रण के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। भारत में आधुनिक लैंडस्केप पेंटिंग के जन्मदाता किसको जानते हैं? तो गोपाल घोष को जानते हैं। फिर है कलकत्ता के बोहेमियन का अर्थ होता है एक तरह से आप खाना बदोशी कह लीजिए, पर स्टैंडर्ड खाना बदोशी, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं और वहाँ ज़्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं हैं, उसी को बोहेमियन कहते हैं। तो बोहेमियन कलाकार कौन थे? गोपाल घोष। इन विलेज नियर मसूरी टेम्परा माध्यम में किसने बनाया? गोपाल घोष ने। गोधुली डॉन टेम्परा में किसने बनाया? गोपाल घोष ने।
अब देखेंगे हेमंत मिश्र, इनका टाइम पीरियड क्या है 1917 से 2009। हेमंत मिश्र का जन्म 13 अक्टूबर 1917 को शिवसागर असम में हुआ था और हेमंत मिश्र कलकत्ता ग्रुप के सदस्य 1950 में बने और इन पर अति यथार्थवाद का प्रभाव था। किस पर? हेमंत मिश्र की बात हो रही है और अति यथार्थवाद का प्रभाव था। तो कौन से अति यथार्थवादी कलाकार थे जिनसे ये प्रभावित हुए? तो सल्वाडोर डाली और मार्क अर्नेस्ट। हेमंत मिश्र के कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं जैसे प्रीमिटिव एयर, हेमंत ऋतु, प्रीमिटिव ईयर, वर्स ऑन फायर, इको ऑफ द सॉन्ग, द परसुइंग, द फीडिंग। ये सब किसके? हेमंत मिश्र के। और इन्होंने पुस्तकें भी लिखी हैं जैसे भारतीय चित्रकला 1978 में, रूपार अंतरल 1990 में, रूपार अंतरत रूप 1990 में, दिखो लुइट अरु सागर, ये भी इनकी पुस्तक है। अब देखेंगे निरोध मजुमदार को। इनका जन्म 11 मई 1916 को कलकत्ता में हुआ था। किसका? निरोध मजुमदार का जन्म 1916 में हुआ था और प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार कमल कुमार मजुमदार के ये छोटे भाई थे। कौन? निरोध मजुमदार। और तंत्र कला का सशक्त प्रभाव किस पर रहा? निरोध मजुमदार पे। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला की प्रदर्शनी किसने लगाई थी? निरोध मजुमदार ने। भारत में सबसे पहले तांत्रिक कला की प्रदर्शनी लगाने वाले कौन कलाकार थे? तो निरोध मजुमदार। ये इनका चित्र है लीडा और हंस, देख लीजिए लीडा और हंस। नेक्स्ट है मजुमदार की छोटी बहन, क्या नाम था? सानू लहरी। की प्रसिद्धि किस रूप में? तो ये चित्रकला और कला शिक्षिका थी। चित्रकला और कला शिक्षिका। भारत की सर्वप्रथम प्रमुख महिला पब्लिक आर्टिस्ट शानू लहरी थी। इन्होंने अपनी दोनों आंखें दान कर दी थी शानू लहरी ने। विश्व की सबसे ऊंची सार्वजनिक कला पब्लिक आर्ट का उदाहरण है द स्पीयर ऑफ डबलिन या फिर मॉन्यूमेंट ऑफ लाइट। किसने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था? तो निरोध मजुमदार ने अपने चित्रों में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया था। और नेताज घाट यानी नेता का घाट किसने चित्रित किया था तैल रंग में? तो निरोध मजुमदार ने। निरोध मजुमदार का प्रसिद्ध चित्र जो है नेता का घाट 1957 में कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और किस कलाकार ने आकृतियों के साथ चिन्हों व अक्षरों को अपने चित्रों में संयोजित किया? तो निरोध मजुमदार देवनागरी लिपि के साथ। अब देखेंगे भावेश चंद सान्याल, इनका टाइम पीरियड है 1902 से 2003। नेक्स्ट कलाकार है भावेश चंद सान्याल, इनका टाइम पीरियड है 1902 से 2003 तक। 1902 से 2003 तक इनको शताब्दी कलाकार भी कहा जाता है, इसलिए इनके बारे में हम अब आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की कल की वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्ते। और